हर रोज की तरह इस बार भी मैं सुबह उठा तो यही सोच रहा था, आज का दिन मैं कैसे निकाल पाऊंगा। क्या आज मैं जिंदा रह पाऊंगा या खुद को खत्म कर लूंगा। मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल नहीं पाया। इसी कारण खुद को मारने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन रुक जाता हूं किसी कारणवश। शायद अपने माँ बाप का ख्याल आता है, कितना प्यार करते हैं वो मुझे, उनके लिए ही जिंदा रह रहा हूं मैं। लेकिन आपको लगता होगा आपके कष्ट सबसे बड़े हैं। यकीन कीजिए, मैंने अपने कष्टों के बारे में बताया तो आप अपनी जिंदगी के कष्ट भूल जाएंगे। आपको लगता होगा आपके पास पैसों की कमी है, कोई अपना है जो आपसे दूर हो चुका है। इसे कष्ट नहीं कहते, ये बस आपकी समझ पर आधारित घटना है जिसे बदला जा सकता है। धन कमाया जा सकता है, आज ना सही तो कल। जो दूर हुआ है वो भी कभी ना कभी करीब आ ही जाएगा। लेकिन मुझे एक ऐसा कष्ट है जिसे दूर करने की मैं जितनी भी कोशिश कर चुका हूं, उसे दूर नहीं कर सकता। मानसिक कष्ट को मैं कष्ट नहीं मानता, शारीरिक कष्ट होते हैं जो सबसे बुरे होते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जिंदगी काट रहा हूं, मरने का इंतजार कर रहा हूं। कभी मैं फौज में हुआ करता था, मेरी तैनाती कश्मीर में थी। उस मिशन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वो टॉप सीक्रेट मिशन था। लेकिन उस जंगली इलाके में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मुझे लगा था मैं उस आदमी को घेर सकता हूं, लेकिन मुझे अंदाजा तक नहीं था ये एक जाल है। उसने जानबूझकर बंदूक को लहराया था। मुझे लगा वो हम पर गोलियां चलाने वाला है। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। गोली मैंने भी नहीं चलाई थी, हमें उसे पकड़ना था, मारना नहीं था। लेकिन वहां पर माइंस बिछाई गई थी और एक ऐसी ही माइन पर मैंने पैर रख दिया। वो बड़ा धमाका हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब आंखों के सामने सब कुछ नजर आने लगा, मैं अस्पताल में था। उस धमाके में मेरे शरीर की धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था। भले ही मेरे शरीर का कोई भी अंग शरीर से अलग नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह एक सदमे की समान है, हो सकता है लंबे समय तक तुम सही से चल ना पाओ। मुझे लकवा मार गया। 1 साल तक मैं कोशिश करता रहा कि मेरा आधा हिस्सा चल पाए। आधा हिस्सा काम नहीं करता, दूसरा हिस्सा अच्छे से काम करता है। मेरी एक टांग अकड़ चुकी है, बिल्कुल सीधी रहती है। मेरी एक बाजू भी बिल्कुल सीधी रहती है। एक छड़ के सहारे मैं चल पाता हूं। लेकिन मैं फौज में वापस जाना चाहता था, लेकिन इस शरीर के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने 1 साल तक कोशिश की, मेरी टांग क्यों नहीं चल पा रही है डॉक्टर? मैं उनसे सवाल पूछा करता था और वो मुझे कह देते, तुम्हारे शरीर में कोई विकार नहीं आया है, जैसे उस धमाके के कारण तुम्हें सदमा लगा है। कभी ना कभी हो सकता है तुम्हारी बाजू, तुम्हारी टांग काम करने लगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह कभी ना काम करे। उसके बाद अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया मैंने, बात ना बनी। अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम को दिखाया मैंने, बात ना बनी। अब मैं अच्छे से चल नहीं पाता। हर सुबह जब उठता हूं, एक टांग के सहारे खड़ा हो जाता हूं, एक हाथ के सहारे पास में पड़ी रस्सी को पकड़ता हूं और शरीर को खींचकर खुद को खड़ा होने पर मजबूर करता हूं। फिर दूसरे हिस्से को देखता हूं और चलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो हिस्सा अच्छे से चलता ही नहीं। फिर मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं इस तरह से खटिया पर लेटे रहने के लिए नहीं बना हूं, मैं दुनिया की भलाई के लिए बना हूं। मैं कोई काम करना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है मेरा शरीर ठीक नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी खुद को खत्म करने की कोशिश करता हूं। इस शरीर से बाहर निकल जाऊं, इसे खत्म कर दूंगा। शायद मेरा कोई नया जन्म होगा जिसमें मुझे एक पूरा शक्तिशाली शरीर मिलेगा जो अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन फिर अपने माँ बाप का चेहरा देखता हूं जो एक उम्मीद में बैठे हैं
कि मैं जिंदा तो हूं ना, उनकी आंखों के सामने तो हूं ना, इसीलिए खुश होने का दिखावा करता हूं। मैं बड़े बड़े वैद्य के पास जा चुका हूं, सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर को कह चुका हूं कि मुझे मेरा शरीर चलाना है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ना सिर्फ आधे शरीर में विकार आ चुका है, बल्कि मानसिक तौर पर भी एक सदमा है। दिमाग के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची है, शायद आधा शरीर का हिस्सा कभी नहीं चलेगा। वैद्य से मैंने तरह तरह की जड़ी बूटियां बनवाई, खाई, भले ही उससे मैं बीमार हुआ, लेकिन मेरा शरीर ठीक हो ही नहीं पाया। 7 साल बीत चुके हैं, अब तो उम्मीद भी टूट चुकी है, इसीलिए पुराने दोस्तों से मिलता हूं मैं, उनसे बातें करता हूं, वो पुरानी बहादुरी वाली बातें चलने लगती हैं। वो कहते हैं मुझे कि विक्रम, तू बहुत बहादुर हुआ करता था, देख अब भी बहादुर है, तेरा आधा हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी लड़खड़ा कर चलता है तू, हिम्मत नहीं है हारी तूने। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दिन, टूट गया मैं, रोने लगा था। मेरा पक्का दोस्त ये देख ही नहीं पा रहा था, उसने कहा तू रो क्यों रहा है, तेरे हालात ऐसे क्यों हो गए हैं, देख तू बहुत बहादुर है, जिंदगी से लड़ेगा तू, एक दिन जीतेगा तू। मैंने कहा अब उम्मीद नहीं बची है, मरने का मन करता है, देख अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगा ना, अपने माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगा ना। मेरे उस दोस्त ने मुझे डांटा, लेकिन वो मेरी मजबूरी समझ रहा था। फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने कहा देख, मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा है कि मणिपुर में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हकीम रहता है वहां, जो किसी अप्सरा से उसकी भस्म लेता है, और उसकी भस्म में एक जादू है, चाहे आपकी टांगे कटी भी हो, नई टांगे उग जाती है, शरीर का कोई भी विकार हो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि वो अप्सरा से भस्म को खुद लेकर आना पड़ता है। वो हकीम तरीका बता देता है, हर किसी में हिम्मत नहीं होती, इसीलिए मेरे दादाजी कहते हैं वो छिपकर रहता है, हर किसी से नहीं मिलता। मैं तुझे अपने दादाजी से मिलवाऊं? मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं मिलना चाहूंगा, अगर 1% भी मेरे बचने की चांस है, और इसमें मौत के चांस 99% है, मैं ये रिस्क लेना चाहूंगा, खुशी खुशी लेना चाहूंगा। मैं अपने दोस्त के दादाजी से मिला, और उसके दादाजी इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा यह कोई काम की चीज नहीं है, कुछ कीमत अगर देनी पड़े ऐसी चीज के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां जिस चीज पर दाव लगता है वो बहुत महंगी हो सकती है, मुझे उस हकीम ने बताया था। मैंने किसी की मदद की थी, वो भी फौजी ही था, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन उसे काफ़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। महंगी का मतलब पैसों से महंगी नहीं, कुछ अपना, और वैसे भी ये काम करने के लिए खुद वहाँ से अप्सरा की भस्म लेकर आनी पड़ती है, उसने ऐसा ही बताया है, और तुम्हारा शरीर ऐसा करने के लायक नहीं है, तो तुम ये काम मत करो, इसमें तो तुम्हारी मौत पक्की। मैंने कहा जी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे लिए ये मिशन होगा, चाहे मैं घिसट कर ही वहाँ पर पहुँचूँ, चाहे मैं मारा जाऊँ, लेकिन बड़ी खुशी से मरना चाहूँगा। एक मिशन जो नामुमकिन के समान था, अगर मैं कर पाया तो ज़िंदगी में मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ज़िंदगी अच्छे से जी पाऊँगा। अगर मारा गया तब भी मैं अपने मन से मारा जाऊँगा, खुशी से मारा जाऊँगा। मुझे मेरे दोस्त के दादाजी ने बता दिया था मणिपुर का वो हकीम कहाँ पर रहता है। फिर मैं उसी से मिलने के लिए मणिपुर में पहुंचा। वो जगह पहाड़ों के बिल्कुल बीच थी, वो कोई गांव नहीं था। उस आदमी ने वहां डेरा बनाया हुआ था, और अब तक वो जिंदा भी है या नहीं इसका भी किसी को पता नहीं था। वहां उस डेरे तक पहुंचा मैं, वहां सिर्फ एक ही परिवार रहता था, उस हकीम का परिवार। वो बाकियों से दूर रहना पसंद करते थे, और जब मुझे ये जानकारी मिली
कि वो हकीम मारा जा चुका है। उसकी मौत तो लगभग 12 साल पहले हो चुकी है। किसी ने उस पर हमला किया था। एक बड़ी घटना घटी यहां और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मेरे लिए यह सदमे के समान था। मैं इतनी दूर पहुंचा था यह सुनने के लिए। टूट गई मेरी उम्मीद। लेकिन रात का वक्त हो चुका था तो मैंने उन्हें कहा, क्या मैं यहां रह सकता हूं? बहुत दूर से आया था। यह जानकारी ज्यादा लोगों के पास नहीं है और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। क्या मैं यहां रुक सकता हूं? उन्होंने रहने के लिए मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया। वो पूरा परिवार बड़े अच्छे से रहता था। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि मैं उनके दादा को ढूंढने के लिए यहां पर क्यों आया था। मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो खुश थे कि मैं एक फौजी रह चुका हूं, देश की सेवा किया करता था। लेकिन मेरी मजबूरी वो समझ पा रहे थे। मेरा शरीर ही है जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा शरीर ही काम नहीं करता। आधे शरीर से पूरे काम मैं कर नहीं सकता। और उसके बाद उन्होंने मेरी मदद की। वो ट्रंक जो पिछले 10 सालों से उन्होंने खोला नहीं था, उनके वो दादा का ट्रंक, उस हकीम का ट्रंक जिसमें ढेर सारी चीजें थी, अजीब व गरीब। कोई ट्रंक में ऐसी चीजें क्यों रखेगा? कागज के टुकड़े, चमड़े के टुकड़े, पत्थर, रंग बिरंगे कंचे, कुछ धागे, एक किताब जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी। फिर रात भर उस कहानियों को पढ़ा गया, जिससे ये जानकारी मिली कि वो अप्सरा की भस्म कहां से मिलती है। लेकिन उसके लिए कुछ कीमती देना पड़ता है और वो कीमत कई बार जिंदगी से भी ज्यादा महंगी होती है। अप्सरा के कई राज हैं जो किसी को नहीं पता। अप्सरा को ढूंढना भी मुश्किल है, उसकी भस्म उससे लेना और भी ज्यादा मुश्किल है। ये काम कोई किस्मत वाला ही कर पाता है। कई लोग इस काम के लिए गए और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोग जो बच पाए वो जिंदगी के शुक्र गुजार रहे, लेकिन कहते हैं वो उदास बहुत थे। वहां चमड़े के ऊपर नक्शा बना था। ये उस अप्सरा का पुराना किला था। किला जो जमीन के अंदर दफन है और उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं। लेकिन नक्शे से मैं उस जगह पहुंच सकता था। लेकिन कहते हैं वो अप्सरा लोगों को खा भी जाती है अगर उन पर गुस्सा आ जाए। इस तरह मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था। अगली सुबह मैंने वो सफर शुरू किया। परिवार के सदस्य मुझे रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम इस सफर को पूरा कर ही नहीं सकते। वो इंसान जो पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट थे, जो दिमागी तौर पर बहुत उत्तीर्ण थे, वो भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए। और दादाजी उनके कहा करते थे, दशकों में कोई एक होता है जो इस काम को पूरा कर पाता है। इसमें ज्यादातर लोगों को मौत ही मिली है। कह सकते हैं 99% लोग मारे जाते हैं। कोई एक बच पाता है जो उस भस्म को लेकर आता है, और वो भस्म किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है। जिसकी जबान पर वो भस्म लगी उसकी सारी बीमारियां खत्म, चाहे कोई विकार हो वो भी ठीक हो जाता है। इसी उम्मीद में मैंने वो सफर शुरू किया था। पहली बार जिंदा होने का एहसास हो रहा। ऐसा लग रहा मैं एक मिशन पर जा रहा हूं। फौजी था तो हथियार भी साथ लेकर जा रहा था। जहां मुझे खतरा महसूस हुआ वहां जंग लड़ने से गुरेज नहीं करूंगा। सफर लंबा भी था और मुझे चलकर यह लंबा सफर तय करना था, जबकि मेरे आधे शरीर का हिस्सा सही से काम ही नहीं करता था। बाजू से मैंने लंबी छड़ चिपका रखी थी, उसी के सहारे मैं चल पाता। लेकिन पहाड़ियों पर बार बार मैं फिसलता, गिरता, खुद को संभालता, फिर से उठता, चलने लगता। यहां जंगली जानवर भी थे, उनसे भी बचना था मुझे। तो मैंने गले में पट्टा डाला हुआ जिसमें कीलें लगी हुई थी। अगर मुझे किसी बड़े जानवर ने पकड़ लिया, कम से कम मेरे गले को काट ना पाए। शरीर पर भी कीलों वाली वो जैकेट पहनी हुई ताकि जानवरों से बच पाऊं। लेकिन अगर सामने वो अप्सरा किसी भयानक रूप में आ गई तो, उसने ताकत का इस्तेमाल किया तो।
अगर तो ये रहस्यमय कहानियां सच्ची हैं तो वो कहते हैं एक चुटकी से किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन जिंदा रहने का एक ही तो मौका है। मैं चलता गया। लगभग 3 दिन लगे थे मुझे। चलते चलते मैं वो बड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला तक पहुंचा था। शरीर मेरा जवाब दे चुका था। जंगल में जो मिलता अब मुझे वही खाना पड़ता था। जो मैं पानी लेकर आया था वो खत्म हो चुका था, लेकिन यहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी। बारिश बार बार होती ही रहती तो पानी संजोकर मैं बोतल में डाल लेता। खाने की कमी भी नहीं थी। पेड़ों के ऊपर तरह तरह के फल लगे हुए, उन्हें उखाड़ उखाड़ कर खाता। वैसे जो भी खाने की चीज मिलती मैं उसे खा लिया करता था। इसके बावजूद मैं शिकार नहीं करता था। मुझे मांस खाना शुरू से ही पसंद नहीं था। 3 दिन लगाकर मैं उन बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं तक पहुंचा। मुझे अब वो पहाड़ ज्यादा ठंडे लगने लगे थे। शुरू में तो नहीं लगा था कि इतनी ठंडक होगी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं और ऊपर जाता जा रहा, ठंड बढ़ती जा रही। और जितने कपड़े मैं लेकर आया था, कुछ फट भी चुके थे, कुछ पीछे रह चुके थे क्योंकि भारी थे, उठाने में परेशानी होती। वैसे भी आधा शरीर ही काम करता था। फिर मैं एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। उस अप्सरा के किले से काफी ज्यादा दूरी पर था मैं, लेकिन इस पूरे इलाके पर एक गोला बनाया गया था, यानी यहां से वो अप्सरा का इलाका शुरू होता है। और इस पहाड़ी पर मुझे नजर आया एक झोंपड़ा, काले रंग का झोंपड़ा। लकड़ी से नहीं बनाया गया था ये झोंपड़ा, बल्कि लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बनाया गया। फिर वो कोयले के हिस्से को लगा लगा कर ये घर बनाया गया। काले रंग का कोयले से बना घर था ये। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। थका हुआ था मैं। देखना चाहता था ये घर किसका है। अगर तो यहां कोई रहता है तो बात बन जाएगी, कम से कम कुछ खाना तो मिलेगा। फिर आगे कैसे बढ़ना है और आगे क्या मौजूद है, शायद मैं उससे पूछ पाऊं। लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद ये वक्त होगा 6 बजे का। शाम हो चुकी थी। उस झोंपड़े से कोई बाहर निकला, काले रंग में लिपटा हुआ। शरीर भी उसका पूरा काला था। आंखें उसकी चमकदार, लंबी चोटी थी सांप की तरह, जैसे कोई डायन हो। मुझे लगा ये अप्सरा तो नहीं। कहते हैं अप्सरा अपना रूप बदल सकती है। हो सकता है ये रूप बदलकर वही अप्सरा यहां इस झोंपड़े में रहती हो। फिर वो पास में बने तालाब में गई और उस तालाब में उसने छलांग लगा दी। वो ऐसे तैर रही थी जैसे कोई मछली हो, लेकिन उसकी जो चोटी थी वो पानी के ऊपर ही, जैसे वो पानी के अंदर जा ही न रही हो। जब तालाब से वो औरत बाहर निकली, अब वो काले रंग की नहीं थी, जैसे उसके शरीर पर कोयला लगा हो। वो कोयला पानी में बह गया। अब तो वो ठीक ही लग रही, कोई डायन भी नहीं लग रही, और ना ही इतनी खूबसूरत कि उसे कोई अप्सरा कहा जा सके। साधारण इंसान की तरह। बस उसके 2 सींग थे। 2 सींग बड़े अजीबोगरीब माथे से निकले हुए, 2 या 3 इंच के होंगे। उसे देखकर मैं थोड़ा डरा हुआ, लेकिन अब बात तो करनी ही थी, क्योंकि बिना बात किए छिपे छिपे मैं सिर्फ उससे बच सकता था। इससे मेरा काम नहीं बनता। तो मैं पेड़ के पीछे से निकला, उसके सामने खड़ा हो गया। एक छड़ के सहारे मैंने अपना वजन संभाला हुआ था। एक जगह खड़े रहने में बड़ी परेशानी होती थी। पेड़ को पकड़कर मैं खड़ा रह सकता था, लेकिन झाड़ियों में खड़े रहकर मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। जब मैं सामने खड़ा हो गया, मैंने देखा कि उसने अपने हाथों को खोला और उसके नाखून 2 से 3 इंच तक अपने आप बाहर आ गए, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। वो गुर्राने लगी थी और मैं वहां खड़ा होकर कहने लगा, रुको, देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं एक सफर पर निकला हूं और मैंने तुम्हें देखा। मैं बहुत थका हूं, बहुत भूखा हूं, इसलिए रुका हूं।
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब उसने मुझसे बात की और कहने लगी, जिस सफर पर तुम निकले हो, मुझे नहीं लगता बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तुम उस सफर को पूरा कर पाओगे। मैंने उसे जवाब दिया, कभी कभी हम अपना काम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं। उसने कहा, कितने दिनों से चल रहे हो? जैसा तुम्हारा शरीर है, इस सफर को तुम पूरा वैसे भी नहीं कर पाओगे। आओ, मेरा खाना बन जाओ। मैंने कहा, मैं यहां तुम्हारा खाना बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं अधमरा हूं, कह सकती हो आधा मर चुका हूं। आधा शरीर है मेरे पास। मैं पूरा जिंदा होना चाहता हूं, इसीलिए इस सफर पर आया हूं। उसने कहा, किसी को मारा नहीं तुमने? क्या रास्ते में जानवरों को मारकर खाया नहीं? उनका मांस पकाया नहीं? ये सफर तभी तो तय किया होगा तुमने। उनकी जान गई है तो तुम्हारी भी जान जानी चाहिए। जिंदगी तो जिंदगी होती है ना। किसी जानवर को मारकर जब तुमने खाया, एक बार भी नहीं सोचा होगा वो भी जान थी, वो भी तड़प रहा होगा। मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, इसमें गलत क्या है बताओ? मैंने कहा, मैं शाकाहारी हूं, मांसाहारी नहीं हूं। मैंने किसी जानवर को मारा नहीं, बल्कि मैं तो फल पत्तियां जो मिल रहा था उसे ही खाता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा शिकार बनूं। मुझे लंबा सफर तय करना है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दो, बस मुझे ये बता दो कि आगे रास्ता कैसा है, क्या आगे कुछ कठिनाइयां आएंगी, मुझे उसकी जानकारी दे दो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। उसने गुस्से में कहा, भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं ज्यादा समय नहीं देती। मुझे लग रहा था कि वो एक डायन है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं कम से कम उससे बात तो करूं। मैं थोड़ा डर गया। फिर मेरी जबान से ये शब्द निकले, तुम एक डायन हो ना? और वो हंसकर कहने लगी, गलत जवाब। डायन के माथे पर सींग नहीं होते। राक्षसों के माथे के ऊपर या सर पर सींग उगते हैं। मैं एक राक्षसी हूं। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, भागने का आखिरी मौका। भाग सकते हो तो भागो। मैं भागा नहीं, वहीं पर जमकर खड़ा हो गया। मेरी हिम्मत की दाद देने लगी कि तुम्हारा आधा शरीर काम नहीं करता, फिर भी यहां तक पहुंचे हो और इतना अकड़ कर खड़े हो जैसे मुकाबला कर सकते हो। लो, अपनी मौत को अपनाओ। उसने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गया और उसके बाद बिना रहम खाए वो मुझ पर हमला करती जा रही थी। मेरे शरीर के ऊपर अपने नाखून से उसने वार किए। जब नाखून मेरी छाती में गड़ गए, दर्द बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन मेरा एक ही हाथ चल रहा, उसी से उस पर मुक्के बरसा रहा था, उसे धकेल रहा था, नीचे गिरा रहा था। मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और फिर से उसने हंसते हंसते खड़ी होकर कहा, अब भी वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जाओ। मैं घिसट कर आगे की तरफ बढ़ने लगा और फिर मैंने उससे कहा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। और जब मैं उस झोंपड़े से थोड़ा आगे निकला, उसने भागकर मुझे पकड़ लिया और फिर कहने लगी, तुमने मौत मांगी, लो तुम्हें मौत मिलेगी। फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसने मेरे सर पर वार किया था जब मेरे शरीर पर वार किया था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। लेकिन जब मेरी आंख खुली, मैं उस काले झोंपड़े के अंदर था। कोयले से बना वो झोंपड़ा जिसमें एक चिमनी बनी हुई, वहां उसने आग जलाई थी। आग एक लकड़ी के बक्से में। अगर आग बढ़ती तो पूरे के पूरे घर को आग लग सकती थी। ये देखकर भी मैं डरा हुआ। फिर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। जख्म इतने ज्यादा थे कि मैं हिल नहीं पा रहा। ऊपर से मैं पट्टियों से बंधा पड़ा था। उसने जख्म दिए, फिर पट्टी भी की। फिर ऐसा लगा जैसे उसने मुझे बांध रखा है पट्टियों से। शायद वो मुझे कच्चा चबाएगी। मैं उन पट्टियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, तड़प रहा, दर्द हो रहा। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। हंसकर कहने लगी, तुम लड़ना जानते हो, भले ही शरीर तुम्हारा आधा काम नहीं करता, लेकिन
लड़ने के तरीके तुम्हें पता है, लेकिन एक राक्षस से कोई इंसान जीत नहीं सकता। निहत्था तो कभी नहीं। हो सकता है इंसानी हथियारों से तुम जीत पाते, जिनका तुमने इस्तेमाल नहीं किया, जो तुम्हारे बैग में थे। लेकिन शायद तुम मुझ पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, बात करने के लिए आए थे। मैं उन पट्टियों से निकलना चाहता था, लेकिन फिर उस राक्षसी ने कहा, चिंता मत करो, मरहम भर रही हूं। मारना होता तो अब तक मार चुकी होती। 1 घंटा लगेगा, तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। मैं हैरान था। उसने मुझे मारा नहीं, और जैसा उसने कहा 1 घंटे में जो जख्म उसने दिए थे वो भर चुके थे। और जब उसने पट्टियां उतारी तो वो कहने लगी, मुझे मारना तो नहीं चाहते ना? बड़ा दर्द दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन अब दर्द देना नहीं चाहती। तुम्हारी भी मजबूरी थी। तुम्हें वो अप्सरा की भस्म चाहिए ना, जिससे तुम ठीक हो पाओ। समझ गई मैंने भी कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं ठीक होना चाहता हूं, इसीलिए उस सफर पर निकला हूं। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैं बस तुमसे जानना चाहता था, लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, जो यहां पर आता है वो ज्यादातर खुद को बचाने के लिए किसी को भी मारने को तैयार हो जाता है। मैं बस ये जानना चाहती थी, तुम भी वैसे तो नहीं। लेकिन ठीक है, खुद को बचाने के लिए कुछ हिंसा तो की जा सकती है, लेकिन अगर उस हिंसा में सामने वाले की मौत ही हो जाए फिर तो गलत है। फिर उसने मुझे पीछे वाला दरवाजा दिखाया और कहा, इस दिशा में बिल्कुल सीधे चले जाना। रास्ता भटकाने वाला है और रास्ते में खतरा भी बहुत ज्यादा है। ये सफर पता नहीं तुम पूरा कर भी पाओगे या नहीं। मुझे नहीं लगता ये सफर पूरा होगा। तुम तो शुरू में ही मरने वाले हो। मैं तरस खा गई तुम पर, वरना मारना होता तो मैं भी मार देती। मैं पहली हद पर हूं, वैसे मैं ही मार देती हूं, लेकिन तुम पर तरस आ गया मुझे। जाओ, तुम जा सकते हो। फिर पीछे वाला दरवाजा खोल लंगड़ाता लंगड़ाता मैं आगे बढ़ रहा। वहीं उस चौखट से टकरा कर नीचे गिर गया। वो मुझे पकड़ने के लिए आई और मैंने उसे कहा, रहने दो, गिरने की आदत है मुझे, खुद ही संभल जाऊंगा मैं। इतना लंबा सफर तय करना है, अगर अभी तुम उठाने लगी तो सफर तय कैसे करूंगा? वो कहने लगी, हठ है तुम में। जिंदा रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हठ वाले कम ही देखे हैं। बाकी तो आते हैं धन कमाने के लिए, लालसा के नजरिए से। तुम जिंदा रहने के नजरिए से आए हो तो चलो, रास्ता कुछ आसान बनाऊंगी। मदद नहीं करूंगी, सिर्फ जानकारी दूंगी। कैसी समस्या है, उससे कैसे बचना है, सिर्फ इतना बताऊंगी। लेकिन अगर तुम फंस गए, बचाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कोई नियम तोड़ना नहीं चाहती। मैं भी इस रहस्यमय जंगल से जुड़ी हूं, इसका हिस्सा हूं। कह सकते हो मैं दरबान की तरह हूं, साथ दूंगी तुम्हारा। चलो। मैंने कहा, मैं कोई अपंग नहीं हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। तरस खाकर तुम मेरी मदद करने के लिए आ रही हो ना? उसने कहा, नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर रास्ते में तुम मर रहे हो और बचाने का मौका मिला। मैं बचाऊंगी नहीं, लेकिन बता सकती हूं बचोगे कैसे। देखती हूं तुम में कितना दम है। मैं मुस्कुराया और उसके साथ आगे बढ़ने लगा। वो मेरे साथ चल रही थी। हो सकता है किसी जाल में फंसा दे, लेकिन उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? मारना चाहती तो पहले ही मार सकती थी। देखते हैं यहां आगे क्या क्या देखने को मिलता है। उस पहाड़ी से नीचे उतरा था, सपाट मैदान नजर आया था तो मैंने पैर रख दिया। मुझे क्या पता था कि वो एक दलदल है। मैं उसमें धंसने लगा। आधा शरीर धंस चुका था। एक टांग तो मेरी वैसे भी काम नहीं करती थी, दूसरी कीचड़ में धंसती जा रही। बाजू काम नहीं करती थी, सिर्फ एक बाजू थी जिसके सहारे मैं हाथ बार बार मार रहा। फिर उसकी तरफ नजर गई। मैंने उससे मदद नहीं मांगी, बल्कि खुद ब खुद उस दलदल से बाहर आना चाहता था। जानता था वो मेरी मदद नहीं करेगी। वो भी देखती रही। फिर मुझे कहने लगी, वाह, मौत के इतने करीब तब भी मदद नहीं मांग रहे। खुद पर इतना यकीन है। अगर थोड़ा दिमाग चलाओ तो वो पेड़ की जड़ें काम की हो सकती हैं।
उस दलदल के बिल्कुल बीच में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। वो बरगद के पेड़ की कुछ लटें दलदल के अंदर तक धंसी हुई। मैंने अंदर हाथ डालकर एक लट को पकड़ा, जोर से खींचा तो बरगद के ऊपर से निकली हुई वो लट थी। खींचते खींचते मैं थोड़ा कीचड़ से बाहर आ पाया। जब मैं पेड़ के बेहद करीब था, उसके बाद और लटों को खींचते खींचते दलदल से पूरी तरह से बाहर आ गया। फिर मैं बिल्कुल मौत को देखकर आया था तो सदमे में था, और वो मेरे पास बैठी मुस्कुरा रही। वाह, अच्छा किया तुमने। एक ही बाजू है लेकिन दम है उसमें, बचा लिया खुद को, वरना यहीं पर मर जाते। इतना लंबा सफर तो क्या ही तय करोगे। मैं अभी भी कहती हूं, पीछे मुड़ चलो, आगे मौत ही मौत है। मैंने कहा, पीछे कौन सा जिंदगी है, वो भी मौत के बराबर ही थी। यहां मौका तो नजर आ रहा है, मैं लड़ते लड़ते मरना चाहूंगा। फिर वो मुस्कुराकर बोलने लगी, दलदल को पार करने का तरीका यही है, लटक कर पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ना होगा। जमीन पर लड़खड़ा कर चलते हो तो पेड़ों के ऊपर कैसे चल पाओगे। मैं भी देखती हूं, दलदल में गिरे शायद ही बच पाओ तुम। मैंने वैसा किया। वो लटों को पकड़कर पेड़ों पर चढ़ता। एक टांग एक बाजू ही थी लेकिन काफी थी। दूसरी टांग का सहारा मैं कहीं पैर फंसाने के लिए लेता, लटक जाता। फिर बाजू से पकड़कर लटों को पकड़ते पकड़ते वो काफी चौड़ी दलदल को पार कर पाया। सपाट मैदान पर जब मैंने पैर रखा था, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, सांस चढ़ी हुई थी, लेकिन वो राक्षसी उस दलदल के ऊपर से बड़ी आसानी से चलती चलती मेरे करीब आई और कहने लगी, वाह, सफर तो काफी मुश्किल है लेकिन तुम आसानी से पार कर लेते हो। थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, लंबा सफर तय करना कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने आराम किया। मुझे भूख लगी थी लेकिन मैं फौज में था ना, जिंदा रहने की तकनीक आती थी मुझे। वहां पास में ही कैक्टस का पौधा था। वहां कैक्टस के पौधे के ऊपर कांटे लगे हुए। वो उसकी तरफ देख रही, लेकिन मैं ये बात पहले से जानता था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये कैक्टस को खाया जा सकता है। मैंने चाकू निकाला, वो कैक्टस को काटा, ऊपर के कांटे निकाल दिए। अंदर से जो गुद्दा निकला वो पीने के लिए काम भी लाया जा सकता था, खाने के लिए भी लाया जा सकता था। मैं उसे खाने लगा और वो मुस्कुराने लगी। वो पल पल मेरे साथ थी, मदद ऐसे करती कि वो मदद ना के बराबर होती। वो सिर्फ इशारे देती, इशारे मुझे समझने पड़ते। मैं आगे बढ़ने लगा और उसके बाद मुझे पेड़ों का मकड़जाल नजर आया, जैसे कोई भूल भुलैया हो। एक पेड़ के अंदर जाने का रास्ता। मैं घुस गया और उसके बाद उस भूल भुलैया में मैं भटक चुका था। वो छलांग लगाकर बहुत ऊंचाई तक चढ़ सकती थी, मैं नहीं चढ़ पा रहा, क्योंकि वो टहनियां ऐसी थी जिस पर अगर मैं चढ़ने की कोशिश करता तो कांटे चुभ जाते, कपड़े फट जाते। तो भूल भुलैया से मुझे बाहर निकलना था। ये भी फौज में सिखाया जाता है, भटक जाओ तो रास्ता कैसे ढूंढना है। आसमान की तरफ देखो, अंदाजा लगाओ सूरज कहां पर है, पता लगता जाएगा आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। आसमान की तरफ देखकर अंदाजा लगाता लगाता उस भूल भुलैया से मैं बाहर निकला। वो हैरान थी, तुम एक ही रास्ते पर बार बार चल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम भटक चुके हो? मैंने कहा, नहीं, ये रास्ते दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। मैं थोड़ा आगे निकल चुका हूं, ये अंदाजा लगा लिया मैंने। वो मुस्कुराई जब मैं एक गुफा के जरिए भूल भुलैया से बाहर निकला था। आगे लगे फलों के पेड़, इशारा किया उसने। मैंने कहा, इतना आसान तो नहीं। फलों के पेड़ और बड़ी आसानी से हाथ पहुंच जाए और मैं इन फलों को खा लूं, यहां इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। जहरीले फल होंगे, मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। और वैसे भी तुमने इशारा नहीं किया खाने के लिए। जब तक तुम कुछ कहती नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं। यहां मुझे पेड़ पौधों तक पर भरोसा नहीं, तुम पर जरूर है, क्योंकि जो मुझे मार सकता था उसने मारा नहीं, छोड़ा है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा और आगे गया था तो वहां एक अदृश्य दीवार, जिसे पार नहीं किया जा सकता था,
बार बार मैं उस अदृश्य दीवार से टकराता जा रहा और वो लड़की मुस्कुराती जा रही। मैं उस दीवार को पार ही नहीं कर सकता था, ना वो जवाब देती। जिसके बाद मुझे उस पारदर्शी दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ एक शैतानी आकृति नजर आई। वो दो चमकती हुई लाल आंखें और उसका शरीर एक अंधेरे की तरह था, बहुत बड़ा, जैसे कोई धुएं का गुब्बार हो। कुछ तो था और जैसे वही मुझे रोक रहा था। फिर मैंने पूरा जोर लगाया। मुझे महसूस हुआ कि मैं आधा दीवार के पार चला गया हूं, लेकिन उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। वो बिल्कुल रबर की तरह दीवार थी। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था कि मैं उसे पार करूं तो कैसे करूं। ना दाएं से रास्ता, ना बाएं से रास्ता। फिर मैंने पीछे जाने की कोशिश की कि घूम कर आता हूं, पीछे भी नहीं जा सकता। वो दीवार सिर्फ मेरे आगे ही नहीं, बिल्कुल एक बक्से की तरह चारों तरफ से मैं घिरा जा चुका था। वो शैतानी गुब्बार ये कर रहा। फिर जब मैं थक गया तो उस लड़की ने कहा, कोई भी शरीर इस दीवार को पार नहीं कर सकता, तुम्हारी आत्मा पार करेगी। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा पार करेगी, वो धुएं का गुब्बार एक शरीर में नजर आएगा जो तुम्हें मार भी सकता है। और तुम्हारी आत्मा अगर इतनी ज्यादा क्रूर तरीके से पकड़ ली जाए तो वो शरीर से हमेशा के लिए अलग हो सकती है, यानी तुम्हारी मौत यहीं हो जाएगी। कर पाओगे मुकाबला उससे? बच पाओगे? तुम्हें वो सामने जो पानी की दीवार नजर आ रही है उसे पार करना है। यहां से वहां तक का ये छोटा सा सफर दिखने में छोटा लगता है, बहुत लंबा होगा। कर पाओगे? मैंने बिना सोचे दीवार को आंखें बंद करके पार किया। सच में मेरा शरीर पीछे गिर गया। ये मेरी आत्मा थी जो उस पारदर्शी दीवार के पार चली गई थी। और मुझे मेरी आत्मा दोनों टांगों वाली नजर आ रही। मेरी बाजू काम कर रही थी। मेरी आत्मा को एक शरीर मिला था और वो धुएं का गुब्बार एक शैतान, लाल आंखों वाला पूरा आकार था। उसने जो मुझे पकड़ा, मुझे अंदर से फाड़ रहा था। वो असहनीय दर्द था जो मेरी आत्मा को मिल रहा और मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा। वो दर्द मैं सहन कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे पत्ते, जड़ें, मिट्टी, मुझे हर चीज के छूने पर दर्द हो रहा। बिना शरीर की आत्मा थी जिसे वो निचोड़ रहा था। मैं भागता तो वो भागने नहीं देता। वो पानी की दीवार तक पहुंचना कितना मुश्किल काम था मैं बता नहीं सकता। कोई साधारण इंसान ये नहीं कर सकता, वो पीछे मुड़ेगा। लेकिन मुझे ये आत्मा के दर्द को सहना था। इससे कुछ होने वाला नहीं था। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन दर्द जरूर दिया जा सकता है। मैं दर्द सहता गया और जैसे ही मैंने पानी की दीवार को पार किया, मेरी आत्मा मेरे शरीर में थी। धुएं का वो काला गुब्बार गायब हो चुका था और मुस्कुराती हुई वो लड़की कहने लगी, बहुत कम लोग हैं जो इसे पार कर पाते हैं। जब तुम्हारी आत्मा असहनीय दर्द सहती है, वो महसूस करती है, वो हार मान जाती है। और ये शैतान कभी पीछे मुड़ने नहीं देता, ना पीछे से निकलने का रास्ता, ना आगे जाने की हिम्मत। इंसान यहीं फंसा रह जाता है। कई लोग यहीं पर मारे जाते हैं, लेकिन तुम रुके ही नहीं। तुम पानी की दीवार तक गए, चाहे जितना दर्द हुआ हो। मैंने उसे कहा, यह दर्द कुछ भी नहीं था। जो मैं हर रोज सहता हूं वो असहनीय होता है। मौत अच्छी लगती थी मुझे, अब जिंदगी से प्यार होने लगा है। अगर आपको जिंदा होने के लिए दर्द सहना पड़े तो दर्द अच्छा है। ये मेरे लिए एक अच्छा दर्द था। फिर लड़खड़ाता मैं आगे बढ़ रहा और वो भी मुस्कुरा रही। धीरे धीरे बातों बातों में हमारी दोस्ती ही हो चुकी थी। ये वैसी ही दोस्ती होती है जैसे आप किसी रास्ते पर खड़े बस का इंतजार कर रहे हो, वहां आपके करीब कोई और खड़ा हो जाता है। ना आप उसे जानते हैं, ना वो आपको जानता है, लेकिन बस एक ही है जिसमें दोनों को बैठना है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते बातें शुरू हो ही जाती हैं। एक अलग दोस्ती का एहसास, ना उससे कुछ फायदे की इच्छा, ना उससे कुछ नुकसान का डर। हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। ना वो मुझसे कुछ चाहती थी, ना मैं उससे कुछ चाहता था। अकेले भी सफर तय कर सकता था, लेकिन वो मेरी मदद करती, सिर्फ इशारों में,
सिर्फ बताकर। वैसे मदद बिल्कुल नहीं करती। कभी तालाब में तैरना पड़ता तो कभी एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ता। कभी भूत मुझ पर हमला करते तो कभी ऐसा लगता ये कब्रिस्तान मुझे निगल जाएगा। मुस्कुराती मुस्कुराती वो इशारा करती, मौत मेरे नज़दीक आती लेकिन मैं बच जाता। सफ़र बहुत लंबा था। ये कुछ घंटों का सफ़र नहीं, कुछ दिन का सफ़र था जो धीरे धीरे महीनों में बदलने लगा। मैं क्या खा सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ, ये वो बताती, मैं वैसे ही खाता। धीरे धीरे मुझे मंजिल से ज़्यादा ये सफ़र अच्छा लगने लगा। मैं जानने लगा था मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मुझे सिर्फ मेरा शरीर नहीं चाहिए था, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए थी। मुझे लड़ना अच्छा लगता था, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। मेरे सामने जब कोई तड़प रहा होता मैं उसकी मदद करता, और जिसने उसे तड़पाया होता मैं उससे बदला लेने की कोशिश करता था। तभी मैंने फौज ज्वाइन की थी। अब लग रहा था मेरी जिंदगी को एक अलग मकसद मिल गया है। हमारी जिंदगी एक खेल की तरह है। आप खेल को बोझ बना लेते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, मरने से पहले जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन अब मैं इसे खेल की तरह समझने लगा था। जिंदगी मिली मुझे तो ठीक है, नहीं मिली तो मैंने जिंदगी को अच्छे से जिया है, ये खुशी रहेगी मुझे। मैं लड़ता था, मैं जीतता था, मुझे दर्द होता, कभी कभी हारने की कगार पर पहुंच जाता, लेकिन उसका एक इशारा ही काफी होता। फिर वो जंग जीतने के बाद हम बैठते, मुस्कुराते, बातें करते। धीरे धीरे कई महीने बीत चुके थे। मैं जंगल का हिस्सा ही जैसे बन गया था। ना तो मेरी टांगें काम कर रही, ना मेरी एक टांग काम कर रही, ना बाजू, लेकिन एक टांग के सहारे लकड़ी को पकड़े मैं उसके साथ रहता। वो भी कभी कभी फंस जाती। कुछ ऐसी ताकत थी जो उससे भी ज्यादा ताकतवर, उसे फंसाती, उसे दर्द देती। मेरे लिए वो भी अब दर्द सहती, लेकिन आवाज न करती। मैंने उसे भी बचाया था। दोस्ती गहरी होती गई। ना फायदे की इच्छा, ना नुकसान का डर। इसे ही सच्ची दोस्ती कहते हैं। 6 महीने बीत चुके थे। अब मैं उसे कभी कभी मायूस देखता। पहले वो मेरे साथ बातें करती थी, वो एक राक्षसी थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगने लगी थी। ऐसा लगता जैसे वो ही अप्सरा है। अप्सरा आप किसे कहेंगे? बहुत खूबसूरत लड़की, या वो अप्सरा होती है? अप्सरा वो जो आपको दिल से अच्छी लगे। ये मेरे लिए एक अप्सरा थी। मैंने सवाल पूछा था उससे, सच बताओ यहाँ मुझे कोई अप्सरा मिलेगी या नहीं, या तुम ही अप्सरा हो? और वो मुस्कुराती और कहती, मैं तुम्हें अप्सरा लगती हूँ। अप्सरा के सींग नहीं होते। अप्सरा तो बहुत खूबसूरत है, तुम देखोगे तो बहक जाओगे। ये बोलते वक्त उसकी आंखें झुक गई थी। कुछ मायूस भी हुई थी वो, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। 6 महीने बाद उसने कहा था, सफर बहुत लंबा है, लेकिन तुमने पूरा कर लिया। वो है पहाड़ी, इसके इर्द गिर्द हर रोज किसी नई जंग पर जाते थे। मैं तुम्हारा साथ देती रही, इतनी दूर तक आ गए, अंदाजा नहीं था। परख लिया मैंने तुम्हें। अब अप्सरा से मिलने का समय है, और वो राज भी जो तुम्हें पता लगेगा। देखते हैं तुम क्या कहते हो। फिर वो उस पहाड़ी के ऊपर लेकर गई जहां एक पेड़ के ऊपर बैठी वो लड़की। इतनी खूबसूरत क्या चीज थी वो? थी वो इंसानी शरीर में ही, लेकिन महसूस हो रहा था उसकी आभा बहुत दूर दूर तक फैली हुई। वो रोशनी, वो चमक, उसकी आंखें कुछ अलग थी, उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग थी, लेकिन गुरूर था उसकी आंखों में, अपने हुस्न का गुरूर। नजरें झुकाकर वो राक्षसी ने सर नीचे झुका लिया। फिर वो अप्सरा कहने लगी, कोई यहां तक आया है तो भरोसा जीत लिया है तुम्हारा उसने। वाह, उस अप्सरा का भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं होता। हजारों आए, हजारों गए, कुछ रास्ते में मिट गए। जिन्होंने धोखा दिया वो पहले ही मर गए, और यहां पहुंचने वाले मेरी
भस्म लेकर जाते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं जानना भी नहीं चाहूंगी। यहां तक पहुंचे हो तो अपनी दोस्त से पूछ लो, वो ये काम तुम्हारे लिए कर सकती है या नहीं। अपने गुरूर में मगरूर वो अप्सरा पेड़ के ऊपर जाकर बैठ चुकी थी। इशारा किया था उसने उस राक्षसी की तरफ, तो मैंने उससे सवाल पूछा, ये क्या, वो क्या कहना चाहती थी? उस राक्षसी ने नजरें झुकाई और कहा, तुम्हें पता है उस अप्सरा की कोई भस्म नहीं है। जब मुझे जलाया जाता है मैं जलती हूं, दर्द होता है, फिर मेरी राख बन जाती है, फिर मुझे नया शरीर मिल जाता है, लेकिन मेरी वो राख ही भस्म है जो इंसानी शरीर को ठीक कर सकती है। अप्सरा की भस्म, वो अप्सरा रानी की तरह है, मैं एक दरबान की तरह। मैं साथ देती हूं, यहां तक उसी को लेकर आती हूं जिस पर भरोसा हो। तुमने मेरा दिल जीता है, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। जलाओ मुझे, अपने हाथ से जलाओ। मेरा शरीर जलेगा तो मेरी राख बनेगी, वो राख तुम्हारे काम की है। मैं डरा, मैं घबराया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई और रास्ता होगा ना? उस अप्सरा ने कहा था, एक ही रास्ता, जितना समय लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। जब सोच लो कि यह काम तुम्हें करना है जिसके लिए आए हो, तुम्हारी मंजिल इस राक्षसी को जलाने के बाद ही मिलेगी। मैं स्तब्ध, घबराया। फिर मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और राक्षसी ने कहा था, कहाँ जा रहे हो? भस्म लेना नहीं चाहते? मैंने कहा, मैं भस्म तो ले लूंगा, लेकिन तुम्हें जला नहीं सकता। तुम जलोगी, तुम तड़पोगी, सह लोगी तुम? उसने कहा, हां, सह सकती हूं। मैंने उस अप्सरा की तरफ देखा तक नहीं। वो राक्षसी पूछ रही थी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। अप्सरा की भस्म मैं हूं, और वो अप्सरा तुम्हें वरदान भी दे सकती है, कोई काम की चीज भी दे सकती है जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तुम कुछ भी मांग सकते हो उससे। और मैं मुस्कुराया, मेरी तो सोच ही बदल दी है तुमने। क्या मांगूंगा उससे? मुझे मंजिल नहीं चाहिए, मुझे सफर अच्छा लगता है। चलो फिर से किसी नई जंग पर उतरते हैं। तुम्हें जलाकर मुझे वो राख मिलेगी, मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा लगेगा किसी को मारा है मैंने। तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। चलो फिर से उसी रास्ते पर चलते हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ इसी तरह हर रोज बीते, मुझे यही अच्छा लगेगा। मैं नीचे उतरने लगा था उस राक्षसी को लेकर, लेकिन उस अप्सरा ने रोका और फिर कहा था, तुम सच में वो भस्म लेना नहीं चाहते? इस शरीर के साथ रहना चाहते हो? इसके साथ रह पाओगे? क्या करोगे जब इसकी मौत निर्धारित होगी, ये मरने की कगार पर होगी, बचाने का मौका तुम्हारे पास होगा, इस शरीर से क्या कर पाओगे? सोच लो, जलाओ इसे, लो भस्म, इसे नया शरीर मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, फिर अपनी जिंदगी जियो। मैंने मना कर दिया और कहा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरे अपने निर्णय मेरी जिंदगी संवार सकते हैं, मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं। उस अप्सरा ने कहा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। तुमने ये सफर तय किया है, मंजिल को पाया है, मेरा अपमान है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, मुझे क्या चाहिए? तब वो राक्षसी बोली, तुम वो भस्म भी ले सकते हो, भस्म मांग लो इससे, ये भस्म पैदा भी कर सकती है, लेकिन कुछ हिस्सा मेरा जलाना होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, अगर ये कुछ भस्म वैसे भी दे सकती है। फिर मैं उस राक्षसी की तरफ देख रहा और मैंने कहा, तुम हमेशा यहीं रहना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें यहां से आज़ादी दूं? उसने कहा, मेरी आज़ादी नहीं हो सकती। तो मैंने उस अप्सरा से मांगा, मुझे इसकी आज़ादी चाहिए, ये आज़ाद हो। जैसे ये इस जगह से बंधी है, मैं इसे अपने साथ रखना चाहूँगा, यहाँ से आज़ाद करके। ये अब तुम्हारी कैदी है ना, इस रहस्यमय जंगल की कैदी।
इसे आजाद करो, मुझे मेरा वरदान दो। वो अप्सरा बड़ी हैरान, कहने लगी, तुम्हें तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं, अब मुझे शरीर नहीं चाहिए। पहले मुझे लगता था आधे शरीर के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब लगता है कोई साथ हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे शरीर के कुछ अंग काम करें या ना करें। मुझे इसकी आजादी चाहिए, मुझे ये अपने साथ चाहिए, जिंदगी तो कट जाएगी। उस अप्सरा ने चुटकी बजाई और एक धमाका सा हुआ। वो राक्षसी के सींग गायब हो चुके थे। वो अप्सरा भी साधारण इंसान की तरह लगने लगी थी और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। और फिर वो अप्सरा कहने लगी, ले जाओ और ये लो तुम्हारी भस्म, जिससे तुम्हारा शरीर ठीक होगा और अब से हमारा काम खत्म। अब किसी को भस्म नहीं मिलेगी। वो आखिरी काम भी पूरा हुआ। मैं हैरान। फिर उस राक्षसी ने, जो कि बड़ी खूबसूरत लगने लगी थी, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे नीचे की तरफ ले जाने लगी और कहने लगी, चलो, ये रहा वो भस्म का कुछ हिस्सा, खाओ इसे। मैंने उस भस्म को खाया तो मेरा शरीर एक झटके में ठीक हो गया। मेरा शरीर काम करने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन ये भस्म तो तुम्हें जलाने पर मिलती। उसने कहा, हाँ, यही तो हमारा श्राप था। हम दो बहनें, मैं राक्षसी के रूप में ढल गई, वो एक अप्सरा के रूप में ढल गई। ये श्राप ऐसा ही था और हमारी मुक्ति तभी होती जब मैं किसी ऐसे को ढूंढ कर लेकर आती जो इस सब को नकारता। लेकिन जितने भी यहां पर आए, कुछ आधे रास्ते पर ही मारे गए, क्योंकि उनके मन साफ नहीं थे। जो लाखों में एक यहां तक मैं लेकर आई, उसने मुझे जलाया, राख लेकर चला गया। आज़ादी तब भी ना मिलती, लेकिन तुमने जो किया, हमारी आज़ादी उस पर निर्भर थी और तुमने बलिदान दिया, अपनी सबसे कीमती चीज़ का बलिदान। जो तुम्हें मिल सकता था उसे छोड़कर तुमने मुझे अपनाया। यही इस श्राप का अंत था। प्यार किसी भी श्राप को खत्म कर सकता है। मैं मुस्कुरा रहा था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस जंगल से इतनी आसानी से बाहर निकल सकते थे, मुझे पता ही नहीं था। यहां पहाड़ी तक पहुंचना तो बहुत आसान था। अगर वो मुझे सीधे यहां तक ले आती तो मैं उसे जलाकर भस्म ले सकता था, लेकिन वो मेरी परीक्षा ले रही थी, ताकि किसी ऐसे को चुनकर यहां तक लेकर आए जो नकारे इस वरदान को, ताकि वो श्राप से बाहर निकले। हजारों सालों से ऐसा किसी ने नहीं किया था। अब किया तो उन्हें इंसानी योनि मिली। एक अप्सरा की योनि में फंसी थी, एक राक्षसी की योनि में फंसी थी। उनकी आजादी और हाथ पकड़कर उस जंगल से हम बाहर निकले थे। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था और मुझे जीने की उम्मीद शरीर से नहीं बल्कि उससे मिली थी। उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था और उसने कहा, बताओ मेरा क्या नाम होना चाहिए। मैंने कहा, कुछ भी। वैसे मैं तुम्हारा नाम अप्सरा रखना चाहूंगा। और इस तरह हमारी जिंदगी चली। मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, आप भी किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते होंगे। हो सकता है आपके पास किसी चीज की कमी हो और किसी की इच्छा रखते हैं आप। मैं आपको ये सच बताता हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच, असली जिंदगी मंजिल पाने में नहीं है। असली जिंदगी तो रास्ते में है। जैसे जब हम पैदा होते हैं, एक न एक दिन हमें मरना है और आखिरी मंजिल मौत है, लेकिन मंजिल ही सब कुछ नहीं है, रास्ता सब कुछ है। हमारी जिंदगी एक रास्ता है और मौत एक मंजिल। तो बताओ, मंजिल तक पहुंचना चाहोगे या रास्ते का लुत्फ उठाना चाहोगे?